वो बहुत खुश थी। वो बहुत बड़े खतरे से निकल आई थी और मैं बहुत बड़े खतरे की तरफ जा रहा था। कुदरती तौर पर इससे खुश और मुझे फिक्रमंद होना चाहिए था। हमने ऊँटनी को साथ लिया। नुमाश ने इसकी मुहार थामी और पैदल ही गांव में दाखिल हो गए। आम किस्म का गाँव-नुमा कस्बा था। मैंने नुमाश से पूछ लिया कि यहाँ कोई पुलिस स्टेशन तो नहीं है। इसने मुझे पलट कर देखा और फिर बड़े इत्मीनान से सर को दाएं बाएं हिलाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं है। मैं कुछ और मुतमईन हो गया कि चलो कम से कम एक रात तो यहाँ आराम से गुजरेगी। आगे रुबात से बसें चलती हैं, वहाँ ज़रूर थाना भी होगा। जब वहाँ पहुँचेंगे तो देखा जाएगा। नुमाश ने जो कोठरी किराए पर ली थी, इसके बाहर ऊँटों के चलने के लिए एक काफ़ी बड़ी जगह बनी हुई थी। दीवार के साथ मिट्टी के 2 मटके पानी से भरे थे। कोठरी के अंदर सिर्फ एक ही घाट बना था। नुमाश ने आंखों को नचाते हुए कहा, यहाँ एक ही घाट है। मैंने औरत को यही बताया था कि हम मियाँ बीवी हैं। मैंने कोई गलत बयानी तो नहीं की ना? मैंने गर्दन को खुजाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोठरी में एक तरफ सूखी लकड़ियों का ढेर पड़ा था, इसके अलावा वहाँ और कुछ नहीं था। मैं खाट पर बैठ गया। नुमाश ने जल्दी से कहा, जरा उठो, मैं चादर बिछा देती हूँ। इसने नीली चादर उतार कर बिछा दी। हमारी ऊँटनी बाहर सहन में बैठी जुगाली कर रही थी। इतने में जिस औरत की कोठरी थी वो आ गई। लंबे नाक और लंबे दांतों वाली सांवली सी इसराइली औरत थी। चिंगीर में 4 बड़ी बड़ी जवार की रोटियां रखी थी। ऊपर जैतून के तेल का छोटा सा प्लास्टिक का कटोरा था। मुझे देखकर मुस्कुराती हुई बोली, मैं तुम मियाँ बीवी के लिए खाना लाई हूँ। तुम आज रात मेरे मेहमान होकर कोठरी का किराया भी कल से शुरू होगा। रोटियों वाली चिंगीर नुमाश ने पकड़ ली। मैं खाट पर उठ बैठा। नुमाश ने चिंगीर मेरे आगे रख दी। खुद भी मेरे सामने बैठ गई और कोठरी की मालकन से बातें करने लगी। इसने बताया कि रुबात को यहाँ से 6-7 मुसाफिरों का एक काफिला कल शाम जाने वाला है, मगर मुसाफिर जमा न हुए तो अवताश अपने ऊँट नहीं निकालेगा। मालूम हुआ कि अवताश एक यहूदी है जो हफ्ते में एक बार अपने 4-6 ऊँटों पर सवारियां बिठाकर रबात की तरफ जाता है। वो इनसे किराया $1 वसूल करता है। अगर मुसाफिर कम हो तो वो ऊँट बाहर नहीं निकालते। नुमाश ने कहा, बहन, हमारा रुबात पहुंचना बहुत ज़रूरी है। हम अपने एक अजीज़ की शादी पर जा रहे हैं। हम अवताश को ज़्यादा किराया दे देंगे। औरत ने कहका लगाया और बोली, फिर तो वो अभी ऊँट निकाल लाएगा। बड़ा लालची है। अवताश दुनिया में अकेला है, फिर भी 1-1 सेंट जमा कर रहा है। जब वो चली गई, मैंने नुमाश को मशवरा दिया कि अवताश सारबान से अभी मिलकर बात तय कर लेनी चाहिए। हम इसे फी सवारी $6 अदा करेंगे। नुमाश ने जवार की रोटी का निवाला तोड़कर मुंह में रखते हुए कहा, इतनी जल्दी भी क्या है? अवताश कहीं भागा तो नहीं जा रहा? सुबह इससे बात कर लेंगे। खुदा खुदा करके थोड़ा आराम करने को जगह मिली। मैं खाट से उठ खड़ा हुआ। कहाँ चले? नुमाश ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, मैं ये बात अभी तय करना चाहता हूँ। कोठरी की मालकन से मिलकर अवताश का घर मालूम करता हूँ। नुमाश ने आहिस्ता से सर हिला दिया। तुम न जाने क्यों इतने फिक्रमंद रहते हो। जाओ बात तय कराओ अवताश से, और सुनो, मेरा ख्याल है इसे कहो कि सिर्फ हम दोनों ही को लेकर चले। हम इसे बाकी सवारियों के भी रकम अदा कर देंगे। नुमाश की ये तजवीज़ मुझे बहुत पसंद है। मेरे पास अगरचे कुछ डॉलर मौजूद थे, मगर नुमाश तो अपने साथ हीरे जवाहरात के अलावा डॉलरों की भी एक माकूल तादाद लाई थी, जो इसने प्लास्टिक की थैली में लपेट कर अपनी कमर के गिर्द बांध रखे थे। अवताश सारबान का मकान गांव के कोने पर था। बाड़े में इसके ऊँट बंधे हुए थे। पहले तो इसने मुझे घास न डाली। जब मैंने इसे $50 पेश किए तो इसी वक्त रब्बात की जानिब कूच करने पर तैयार हो गया। मैंने इसे बताया कि हम दिन ढले रवाना हो गए। वो मेरे आगे पीछे फिर रहा था। बोला, मैं दोपहर ही को तैयार होऊंगा। हमें इससे सिर्फ एक ऊँट फालतू लेना था। हमारी ऊँटनी हमारे पास थी। मैंने वापिस आकर नुमाश को अपनी कारगुजारी बताई तो वह कहने लगी, अब तुम्हें इत्मीनान से मेरे पास बैठकर कुछ अपनी बातें करनी चाहिए। आखिर हम मियाँ बीवी हैं। वो शरारत से हंसकर रात हमने इसी कोठरी में गुजारी। दूसरे दिन दोपहर तक हम कोठरी के बाहर ज़रूरी तैयारियां करते रहे। ऊँटनी को चारा डाला, पानी पिलाया, अपने लिए भी गांव से नया लिबास खरीद कर पहना, खाना मंगवा कर खाया। दोपहर के बाद कोठरी में कुछ देर आराम किया और दिन ढलना शुरू हुआ तो हमने मालिकन को किराया अदा किया और अवताश के घर की तरफ चल पड़े। वो तैयार था। नुमाश पहले ही अपनी ऊँटनी पर सवार थी। एक ऊँट पर मैं बैठ गया, दूसरे पर अवताश सवार हो गया और हम रब्बात की तरफ रवाना हो गए। अवताश आगे आगे था। वो काफिले के रूट पर चल रहा था। सहरा अगरचे बेकरार था, मगर चूँकि हम काफिलों की गुजरगाह पर रवाना थे, इसलिए हर 20-25 मील के सफ़र के बाद कोई ना कोई निखलिस्तान आ जाता था, जहाँ हम थोड़ी देर आराम करते और फिर सफ़र पर रवाना हो जाते। हमारा सफ़र रात भर जारी रहा और दूसरे रोज़ हम रब्बात पहुँच गए। रब्बात में दाखिल होते ही मैंने बिजली और टेलीफोन के खंभों को देखा तो मेरा दिल धड़क उठा। इसका मतलब था कि यहाँ पुलिस स्टेशन भी होगा। रब्बात काफ़ी बड़ा कस्बा था और एक चटियल पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़ था।
एक मुसाफिरों से भरी हुई बस रब्बात कस्बे की एक सड़क से निकल रही थी। नुमाश खुश होकर बोली, मैंने कहा था ना कि यहाँ से हमें बस मिल जाएगी। सारबान अवताश ने कहा, यह बस हीफा तक नहीं जाती, सिर्फ हब्बान तक जाती है। हब्बान से बड़ी ठंडी बसें हीफा जाती हैं। हीफा से हमें बजरिया कश्ती या स्टीमर कब्रिस फरार होना था। फरार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं दुश्मन का जासूस था और यकीनी तौर पर इसराइली इंटेलिजेंस मेरे पीछे लगी होगी और मेरी तस्वीरें हीफा की बंदरगाह और फौजी अड्डों और इंटेलिजेंस के दफातर में पहुंच गई होंगी। लेकिन नुमाश भी घर से भाग कर आई थी और इसे हीफा में खतरा था कि कहीं इसके खामन के आदमी वहां पहले से ना पहुंच जाएं, क्योंकि इसका खामन जानता था कि हीफा में इसकी मफरूर बीवी की सहेली रहती है, जिसका खामन बहरिया में अफसर है। पहले तो इस अफसर को नुमाश ने अपना दूर का रिश्तेदार जाहिर किया था, लेकिन बाद में इसने बताया कि वो इसकी एक गहरी सहेली का खामन है। ये सब बातें अपनी जगह पर दुरुस्त थी, लेकिन हीफा के नाम से ही मेरे कान खड़े हो गए थे। हीफा इसराइल की दूसरी बड़ी बंदरगाह और बहुत मशहूर तिजारती शहर था। यहाँ फौज भी होगी, पुलिस भी और इंटेलिजेंस के आदमी भी जगह जगह तैनात होंगे। क्या मैं उनकी उकाबी नज़रों से बचकर निकल सकूंगा? इस सूरत में इन तक मेरी तस्वीर भी पहुंच गई होगी। मुझे यही अंदेशा था कि कहीं नुमाश की सहेली का खामद ही मुझे पहचान कर गिरफ्तार न करवा दे। सहरा में मुझे इतनी परेशानी महसूस नहीं हो रही थी जितना फिक्रमंद मैं रुबात के बड़े कस्बे में हो रहा था। मैं चाहता था कि रुबात से ही मैं किसी तरफ निकल जाऊं, मगर फिर वही बात कि सहरा के रास्तों से नावाकफियत और भटक जाने का डर था। मैंने नुमाश को यह तजवीज़ भी पेश की कि वो हीफा जाने के बजाय तुर्की की तरफ क्यों नहीं चल पड़ते। नुमाश कहने लगी, तुम बड़े बेखबर हो, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि इसराइली हुकूमत ने अपनी तुर्किया और शाम वाली सरहद बंद कर रखी है। वहाँ तो हर वक्त फौज के दस्ते मौजूद रहते हैं। मेरा दिल बार बार मुझे हीफा की तरफ जाने से मना कर रहा था। एक बार तो अपनी दिल की आवाज़ पर लब्बैक करने और रुबात ही से नुमाश को छोड़कर फरार हो जाने का ख्याल भी आया, मगर फिर यह सोचकर चुप हो गया कि सहरा बड़ा वसी और ख़तरनाक है। मुझे इसका तजुर्बा नहीं था, कहीं भटक गया तो फिर कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकूंगा। रुबात एक छोटा सा शहर था, आबादी काफ़ी घनी थी, मकानों के ऊपर मकान चढ़े हुए थे। शहर के बाहर आलूचे और नाशपाती के बाग भी थे। दुकानों पर अमरीकी सामान भरा पड़ा था। पुलिस के सिपाही भी कहीं कहीं घूमते फिरते नजर आए। इन्हें देखकर मैं चेहरा दूसरी तरफ कर लेता। अवताश ने हमें एक झुके हुए मेहराबी दरवाजे वाली पुरानी सराय में जा उतारा। नुमाश ने कहा कि यहाँ कोई होटल नहीं है। अवताश बोला, क्यों नहीं? ऊँटनी हमने वहीं सराय में ही छोड़ दी और एक होटल में आ गए। मामूली सा 2 मंजिला होटल था, जिसके कमरों की दीवारों का पलस्तर उखड़ रहा था। एक लोहे का पलंग था जिस पर फटी हुई मैट्रेस बिछी थी। अवताश को हमने थोड़ा बहुत इनाम देकर रुखसत कर दिया। होटल का मालिक गंजा सुर्ख सफ़ेद अधेड़ उमर यहूदी था। इब्रानी के अलावा अरबी और अंग्रेज़ी भी रवानी से बोल लेता था। यहाँ हमने नहा धोकर लिबास तब्दील किया, नाश्ता किया। मैं होटल से बाहर नहीं निकलना चाहता था। नुमाश इसरार कर रही थी मैं खुद जाकर पता करूं कि यहाँ से बसें किस किस वक्त हीफा की तरफ रवाना होती हैं। मैं सर दर्द का बहाना बनाकर पलंग पर लेट गया। नुमाश मेरा सर दबाने लगी। इसने कहवा मंगवा लिया, फिर खुद ही बसों का शेड्यूल मालूम करने चलेगी। इसके जाने के बाद ही मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और कमरे की खिड़की का पर्दा हटाकर बाजार में देखने लगा। बाजार में यहूदी आ जा रहे थे। कोई खच्चर पर सवार था। नौजवान मोटरसाइकिलों पर शोर मचाते गुजर जाते। औरतों ने जीन्स और पुराना लिबास भी ज़ेब-ए-तन कर रखा था। लड़कियों के बाल गहरे सुनहरे थे, रंग खिलते हुए सुर्खी माल थे। दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ थी। एक पुलिस कांस्टेबल नीली वर्दी में दुकानों पर खड़े ग्राहकों को घूरता चला जा रहा था। मैंने जल्दी से पर्दा गिरा दिया और पीछे हटा। फिर पर्दे का एक तरफ से कोना उठाकर मैंने नीचे देखा। कांस्टेबल दूसरे बाजार में घूम गया था। यहाँ ज़्यादा रहना ठीक नहीं था, मगर मैं तो आगे मजीद खतरे की तरफ जाने वाला था। हीफा में तो फौज भी थी और इंटेलिजेंस के शिकरे भी घूम रहे होंगे। इनकी उकाबी नज़रों से निकल जाना तकरीबन नामुमकिन बात है। इसराइली इंटेलिजेंस का शुमार दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस में होता है। कहीं ये यहूदी औरत नुमाश मुझे मरवाने दे। मैं बेचैनी से कमरे में टहलने लगा, फिर पलंग पर बैठ गया। कुछ समझ में ना आता था कि यहाँ से अगर राह फरार भी इख्तियार करूँ तो जाऊँगा किधर। मैं इसी उधेड़बुन में था कि नुमाश वापस आ गई। इसने कांधों पर पुरानी इसराइली औरतों की तरह शाल डाल रखी थी। इसने बताया कि रुबात से दिन में सिर्फ 2 बसें हुब्बान की तरफ जाती हैं। हुब्बान से आगे हीफा वाली बस मिल जाएगी। एक बस सुबह मुंह अंधेरे निकल जाती है और दूसरी बस शाम हो जाने के बाद रवाना होती है। मैंने शाम वाली बस को तरजीह दी। मकसद ये था कि अंधेरे में सफ़र करूं और सुबह होने से पहले हुब्बान जा पहुंचूं। नुमाश ने मेरा बाजू पकड़ लिया और बोली, क्या तुम मुझे रुबात में एक रात भी आराम नहीं करने दोगे? मैंने प्यार से इसके कांधे पर हाथ रखा और कहा, मैं चाहता हूँ कि एक बार हम इस इलाके से निकल जाएं। कब्रिस पहुँचकर हमारे सिवा प्यार करने के लिए और क्या काम होगा। कब्रिस में जाते ही हम ब्याह कर लेंगे। नुमाश ने अपना चेहरा मेरे बाजू से लगा दिया
और आहिस्ता से बोली, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तो दिल से तुम्हें अपना बना चुकी हूँ। दोपहर को हमने कमरे में ही खाना खाया। नुमाश रात के बस के 2 टिकट ले आई और मैं पलंग पर लेट गया। सोचने लगा कि कहीं हीफा में मेरी बदकिस्मती मेरा इंतज़ार तो नहीं कर रही। ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते कि अब अगर मैं पकड़ा गया तो इसराइली इंटेलिजेंस मेरा क्या हशर करेगी। मेरा जहन तेज़ी से एक मंसूबे पर गौर करने लगा। ये ख्याल एक मंसूबे की शक्ल में मेरे जहन में आया। अगर मैं हीफा पहुंचने के बाद नुमाश को छोड़ दूं तो किसी माही गिरों की बस्ती में जाकर वहां स्मगलरों की मदद से समंदर पार करके कब्रस पहुंचने की कोशिश कर सकता हूं। मेरे पास कुछ डॉलर थे। $200 मैं नुमाश से किसी बहाने ऐंठ सकता था। ये स्कीम मुझे बहुत मुनासिब मालूम हुई। इस तरह मैं किसी हद तक अपनी जान बचा सकता था। सबसे पहले मुझे हीफा में नुमाश की सहेली के यहाँ जाकर इसके खामन के तर्ज अमल और रद्द अमल का मुशाहिदा करना होगा। हो सकता है इससे मेरे बारे में कुछ भी इल्म न हो। शाम होते ही हम होटल से निकलकर बस अड्डे की तरफ रवाना हो गए। नुमाश ने ऊँटनी को वहीं औने पौने बेच दिया। बस अच्छी हालत में थी, तकरीबन मुसाफिरों से भरी हुई थी। हम भी इसमें घुसकर बैठ गए। मैंने नीली चादर से अपना निसफ चेहरा ढांप रखा था। जितनी देर बस खड़ी रही मैं बेचैन ही रहा। खुदा खुदा करके बस के ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया और इसे अड्डे से निकाल कर बाहर ले गया। बाहर निकलते ही एक पुलिस के सिपाही ने हाथ देकर बस को रोका और बस की अगली सीट पर ड्राइवर के साथ बैठ गए। मेरी जिस्म में एक सर्दी सी लहर दौड़ गई। जहन में तरह तरह के वहम आने लगे। कहीं ये सिपाही मेरी वजह से तो यहाँ नहीं आया, कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। आखिर थाने में भी मेरी तस्वीर पहुँच गई होगी। नुमाश ने अड्डे पर से नाशपातियों की छोटी सी टोकरी खरीद ली थी जो इसकी झोली में पड़ी थी। इसने एक नाशपाती रुमाल से साफ करके मुझे दी और एक खुद खाने लगी। जिस वक्त इसने मेरी तरफ मुतवज्जा होकर पूछा कि नाशपाती मीठी है, तो इस वक्त नाशपाती मेरे हाथ ही में थी और मैं किन अखियों से अगली सीट पर बैठे हुए यहूदी कांस्टेबल को देख रहा था। क्या सोच रहे हो एशकोल? मैं चौंक सा गया और नाशपाती खानी शुरू कर दी। बड़ी मीठी है ये तो। इस इलाके की नाशपातियाँ बड़ी रसीली होती हैं। नुमाश मेरी तरफ देखकर शर्मा गई। खुदा जाने वो दिल में पैदा होने वाले किस ख्याल से शर्मा गई थी। मेरा दिमाग इसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा था। मेरी सारी तवज्जो कांस्टेबल की तरफ थी। कम वक्त खामखा बस में आकर बैठ गया था। खंजर मेरे पास लंबी कमीज के अंदर कमरबंद से लगा हुआ था। मैंने सोच लिया था कि अगर इसने मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो खुद गिरफ्तार हो ही जाऊंगा, मगर इसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस शहर के गुंजान इलाकों से निकलकर एक कच्ची सड़क पर रेत उड़ाती चली जा रही थी। इसकी रफ्तार 40-50 मील के दरमियान होगी। सड़क कच्ची थी, गैर हमवार थी, हचकोले लग रहे थे। सफर जारी था। नुमाश ने मेरे घुटने पर हाथ रखकर जरा सा दबाया और चेहरा मेरे कान के करीब लाकर बोली, तुम फिक्र न करना, एशकोल हीफा में मेरी सहेली का खामन तुम्हें अपनी हिफाजत में रखेगा। इसका शहर में बड़ा असरो रसूख है। मैं चौंक सा गया। फिर ख्याल आया कि नुमाश यही समझ रही है कि मैं इसराइली फौज का भगोड़ा हूँ और इसलिए खामोश हूँ कि मुझे फौज के हाथों पकड़े जाने की फिक्र लगी है। मैं मुस्कुरा दिया। इस औरत को वाकई मुझसे बड़ी हमदर्दी थी। शायद इससे मुझसे मोहब्बत हो गई थी। एक तो मैं इसके खामन के मुकाबले में जवान और सेहतमंद था, दूसरा मैंने हर मुसीबत में सीना सुपर होकर इसकी हिफाजत की थी। और औरत ऐसे मर्द को बहुत पसंद करती है जो इसकी मर्दाना वार हिफाजत कर सके। मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। बस अब सहराई रास्ते पर गुजर रही थी। रुबात शहर की रोशनियां पीछे रह गई थी। आसपास सिवाय अंधेरों और वीराने के और कुछ नहीं था। आसमान जुमुर्द के रंग का था और सितारे मोतियों की तरह चमक रहे थे। बस आरामदेह थी, मगर सड़क खराब थी जिसकी वजह से हचकोले लग रहे थे। 1 घंटे के सफर के बाद बस एक हाईवे पर चढ़ गई। ये कुशादा और हमवार सड़क थी जिसके दोनों जानिब दूर दूर फासले पर मरकरी लाइट्स लगी हुई थी। नुमाश ने बताया ये हीफा यरूशलेम हाईवे है। यरूशलेम से मुझे अपनी दोस्त और साथी सादिया याद आ गई। खुदा जाने वो किस आलम में होगी। इसे तो मेरे बारे में कुछ भी इल्म नहीं होगा। अब कभी कभार कोई कार या बस हमारे करीब से निकल जाती थी। एक मिलिट्री ट्रक गुजरा तो मैंने गैर इरादी तौर पर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। कहीं मैं मौत के मुंह में तो नहीं जा रहा। बार बार ख्याल आता कि हीफा का सफ़र इख्तियार करके मैंने गलती की है। हीफा एक बहुत बड़ा शहर और बंदरगाह थी। वहाँ मेरे पकड़े जाने का इम्कान बहुत ज़्यादा था, लेकिन मेरे पास कोई मुतबादल रास्ता भी नहीं था। आखिर दिल में यही ठानी के हालात का मर्दाना वार मुकाबला करते हुए बहिरा रूम का छोटा सा समंदर किसी तरह पार करके कब्रस की आज़ाद सरजमीन पर पहुँचने की कोशिश करूँगा। अब जो होगा देखा जाएगा। नुमाश मेरे कांधे से सर लगाए ऊँग रही थी। आधी रात को एक छोटे से कस्बे के स्टैंड पर क़याम किया। यहाँ एक रेस्टोरेंट बस के लिए खुला था। हम भी दूसरे मुसाफिरों के साथ उतर आए। रेस्टोरेंट में जाकर मुँह हाथ धोया, कॉफ़ी पी। नुमाश अपनी हीफा वाली सहेली के बारे में बातें करने लगी। इसका नाम साइदा था और वो वहाँ एक स्कूल में पढ़ाती भी थी। वो इसकी तारीफ़ें कर रही थी। मेरी हमराज है
मुझसे बड़ा प्यार करती है। शादी से पहले 2 साल तक इसका खामन भी मेरे साथ रहा था। मैं खामोशी से इसकी बातें सुनता और हूँ हाँ करता रहा। यहाँ से बस चली तो रास्ते में एक पल के लिए भी किसी जगह न ठहरी। धूप फट रही थी कि दूर से हीफा के कारखानों की रोशनियां झिलमिलाती हुई दिखाई दी। मेरा हुलिया फरार के वक्त से लेकर अब तक काफ़ी बदल गया था। मेरी दाढ़ी बढ़ाई थी, सर पर बाल भी काफ़ी उगाए थे। एक नज़र में मैं पहचाना नहीं जा सकता था, लेकिन इसराइली इंटेलिजेंस की उकाबी निगाहों से बचना नामुमकिन था। शहर के मज़ाफ़ात का सिलसिला शुरू हो गया। ऊंची नीची टेकरियों पर बंगलों और मकानों में रोशनियां हो रही थी। दूर ऊंचे पुल पर एक मुसाफिर बरदार जेट तैयारा शोर मचाता हुआ हमारे ऊपर से गुजर गया। सुबह की रोशनी फैल रही थी। हमारे बाएं जानिब से बड़ी बड़ी इमारतों की कतार उबर कर पीछे को जाने लगी। बस हाईवे से उतर कर एक खुली सड़क पर आ गई। नुमास जाग पड़ी। सड़क की इमारतों को देखकर कहने लगी, मैं इस शहर में कई बार आई हूँ। यहाँ के संतरे सारी दुनिया में मशहूर हैं। एशके तुम तो जानते ही होगे, मगर तुम्हारी यरूशलेम की तो नाशपातियाँ और इंजीर ही मशहूर हैं। मैंने ज़रा सा खांस कर कहा। हाँ। मेरी आंखें सड़क पर से गुजरते दूध वाले के ट्रक को देख रही थी, जिस पर एक मुस्कुराती हुई हसीन औरत की तस्वीर बनी हुई थी। सामने से एक बस गुजर गई। इसे एक लड़की चला रही थी। वो खाली थी। हमारी बस अपने स्टैंड पर जाकर रुकी। मेरी निगाहें इर्द गिर्द का भरपूर जायजा ले रही थी। यहाँ कोई पुलिस का आदमी नहीं था। अभी सुबह हुई थी। औरतें और मर्द लंच बॉक्स हाथों में लिए सामने वाले फुटपाथ पर कतार बनाए खड़े बस का इंतजार कर रहे थे। नुमाश ने खाली टैक्सी को हाथ के इशारे से रोका। हम इसमें दाखिल हो गए। नुमाश ने इसे किसी इलाके का नाम लेकर कहा कि इधर चलो। मुझे इस इलाके का नाम याद नहीं रहा। टैक्सी शहर की कुशादा सड़कों पर से गुजरने लगी। वाकई एक जदीद और साफ सुथरा शहर था। मैं इस शहर को पहली बार देख रहा था। जूं जूं दिन निकल रहा था, सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ने लगी। मैंने नुमाश से पूछा कि वो मुझे अपनी सहेली और इसके खामन से किस हैसियत से मुतारिफ करवाएगी। नुमाश मेरा हाथ दबाते हुए बोली, वो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। इन्हें मालूम है कि मैं अपने खामन से अलहदा होना चाहती थी और इसे पसंद नहीं करती थी। मैं उन्हें चाहे कुछ कह दूँ, वो परवाह नहीं करेंगे। टैक्सी अपने नशीब उतर कर ऐसी आबादी में दाखिल हो गई जहां छोटे छोटे बंगले एक दूसरे के साथ साथ बने हुए थे। हर बंगले के सामने छोटा सा बगीचा था जिसमें जैतून के दरख्त उगे हुए थे। टैक्सी एक छोटे से बंगले के दरवाजे पर रुक गई। नुमाश ने टैक्सी का किराया अदा किया। टैक्सी चली गई। नुमाश ने घंटी का बटन दबाया। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। तुम मेरी सहेली साइदा को देखोगे तो बड़े खुश होगे। मैं इस वक्त नुमाश की सहेली के बजाय इसके खामन के बारे में सोच रहा था, जिसके नाम की तख्ती बाहर लगी थी, कमांडर एसके हुबाश। दिल में तरह तरह के वसवसे पैदा हो रहे थे। अगर बहरिया के पास मेरी तस्वीर पहुंची भी होगी तो वो नेवी इंटेलिजेंस वालों तक गई होगी। हो सकता है ये शख्स मेरे बारे में कुछ न जानता हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि मैं एक ऐसे पिंजरे में दाखिल हो रहा था जहां मेरा जरा सा बेएहतियाती से उठा हुआ कदम मुझे फंदे में फंसा सकता था। एक नौकरानी ने दरवाज़ा खोला। वो नुमाश को देखकर खुश हुई और खुशामदीद कहते हुए दरवाजे से पीछे हट गई। साइदा कहाँ है? कहती हुई नुमाश मुझे साथ लेकर ड्राइंग रूम में दाखिल हो गई। कालीन, सोफ़ा सेट, काफ़ी टेबल, दीवारों पर 2-4 तस्वीरें, कोने में टेबल लैंप, गुलदान में फूल। मुख्तसर सा ड्राइंग रूम सलीके से सजा था। साइदा दूसरे कमरे से आई और नुमाश से लिपट गई। वो नुमाश ही की उम्र की एक गोरी चिट्टी नाजुक नकूश वाली यहूदी औरत थी। मेरी तरफ बड़ी बड़ी स्याह आंखें घुमाकर तकने लगी। नुमाश ने बड़ी बेबाकी से मेरा हाथ थाम लिया और बोली, ये एशकोल है, यरूशलेम में इसका अपना कारोबार है। मैंने उस जान को छोड़कर इससे शादी कर ली। मैं नुमाश को तकता रह गया। इसने मुझे आंख मारी। साइदा ने कहका लगाया और बोली, तुमने बहुत अच्छा किया नुमाश। उस जान तुम्हारे लायक नहीं था। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ना? नुमाश सोफे पर बैठते हुए बोली, मैं तो एशकोल को अपना दिल दे बैठी हूँ, बाकी इसके दिल का हाल मुझे मालूम नहीं। दोनों कहके लगाकर हंसने लगी। मैं नुमाश के साथ ही सोफे पर बैठ गया। इसी वक्त नाश्ता लगा दिया गया। नुमाश ने अपनी सहेली के खामंद हुब्बाश के बारे में पूछा तो साइदा ने कहा कि वो रात की ड्यूटी पर है, बस आने ही वाला होगा। मैं थोड़ा सा मुतमईन हो गया। मेरे इम्तिहान का वक्त थोड़ी देर के लिए टल गया था। नाश्ते से पहले हमने गुस्ल किया, कपड़े तब्दील किए। मैंने लंबा कुर्ता ही पहना, पतलून नहीं पहनना चाहता था। इसमें मैं आसानी से पहचाना जा सकता था। नाश्ते पर साइदा मुझसे यरूशलेम के बारे में बातें करने लगी। जितना मैं यरूशलेम को जानता था इसी के मुताबिक गुफ्तगू करता रहा। नुमाश ने कहा, साइदा हम हनीमून मनाने कब्रिस जा रहे हैं, क्या ख्याल है, अच्छा रहेगा? साइदा बोली, कब्रिस में सियासी हालात अच्छे नहीं है। मेरी मानो तो इटली चली जाओ, वहाँ आजकल मौसम भी खुशगवार है। नुमाश टोस्ट पर मार्मलेड लगा रही थी। मुस्कुरा कर बोली, इटली तो मुझे बहुत पसंद है। क्यों एशकोल, इटली का जजीरा कैसा रहेगा? मैंने कॉफ़ी का तलक घूंट निकला और बोला, मुनासिब ख्याल है। बाहर एक जीप के रुकने की आवाज़ आई। मेरा दिल एक बार ज़ोर से धड़का।
साइदा कुर्सी से उठते हुए बोली, हुब्बाश आ गया है। इसने दरवाज़ा खोला तो एक ऊंचा लंबा पुख्ता उम्र का आदमी नेवी की वर्दी में, हाथ में टोपी था, अंदर दाखिल हुआ। इसका सर दरमियान से गंजा था। इसने नुमाश को देखा तो टोपी सोफे पर फेंक कर बाहें फैलाए इसकी तरफ बढ़ा। नुमाश, व्हाट ए सरप्राइज, तुम कब आई? फिर मेरी तरफ देखकर जरा सा ठटका। नुमाश, क्या तुम इनसे मेरा तारुफ नहीं करवाओगी? साइदा ने हंसकर कहा, ये एशकोल है, यरूशलेम के बिजनेसमैन है। नुमाश ने उज़ान से तलाक लेकर इससे शादी कर ली। OIC। हुब्बाश ने बड़ी गर्मजोशी से मुझसे मुसाफा किया और साइदा को मेरी खातिर मदारत की हिदायत देकर वर्दी बदलने के लिए दूसरे कमरे में चला गया। मैं अगरचे इस दौरान हुब्बाश से नज़रें चुराता रहा था, ताहम इसे अपने रवैये से किसी किस्म का शुबा होने का भी मौका नहीं दिया था। इंतहाई चालाकी से मुस्कुराता भी रहा था और हुब्बाश के चेहरे के बारीक से बारीक तासुर को पढ़ने की कोशिश भी करता रहा। मैंने यही अंदाज़ा लगाया कि इसको मेरे बारे में कुछ इल्म नहीं है। ये बात मेरे लिए बड़ी खुशाइन थी और मैं वहाँ से कब्रिस या इटली की जानिब फरार का मंसूबा बड़े इत्मीनान से बैठकर बना सकता था। मेरा प्रोग्राम ये था कि शहर के समंदर के किनारे दूर मल्लाहों की किसी भी बस्ती में निकलकर इनसे घुल मिलकर ये खोज लगाने की कोशिश करूं कि वो कब्रिस या इटली की तरफ मुझे ले जा सकते हैं कि नहीं। यहाँ से मुसाफिर बरदार समुद्री जहाज़ भी कब्रिस और इटली को जाते थे, लेकिन इस पर सफ़र करने के लिए शनाख्ती कार्ड का होना ज़रूरी था, जो मेरे पास नहीं था। वैसे भी बंदरगाह पर मुझे पकड़े जाने और पहचान लिए जाने के इम्कानात बहुत कवी थे। कपड़े बदलने के बाद हुब्बाश ने नाश्ता किया। इस वक्त हम सोफे पर बैठे थे। मैं इब्रानी ज़ुबान का अखबार पढ़ रहा था। साइदा और नुमाश आपस में घुल मिलकर बातें कर रही थी। हुब्बाश नाश्ते के टेबल पर बैठा टोस्ट पर मक्खन की पतली सी तह जमा रहा था। टोस्ट प्लेट में रखकर इसने कॉफ़ी की प्याली उठाई और मेरे सामने वाले सोफे पर आकर बैठ गया। एशकोल, तुम तो अभी नौजवान हो, मुस्तकबिल तुम्हारे सामने है। मेरी तरफ से शादी की मुबारकबाद कबूल करो। मैंने शुक्रिया अदा किया और अखबार पर नज़रें जमा दी। हुब्बाश कॉफ़ी पी रहा था। मुझे लगा कि वो मेरी तरफ घूर रहा है। ये मेरा वहम भी हो सकता था। मैंने अखबार एक तरफ रखने के बहाने आंखें उठाकर इसे देखा। वो वाकई मुझे तक रहा था। हमारी आंखें मिली तो हुब्बाश मुस्कुराने लगा। बोला, यरूशलेम में तुम्हारा फर्नीचर का बिजनेस है क्या? साइदा यही बता रही थी। हुब्बाश ने कॉफ़ी की प्याली साइड टेबल पर रख दी और जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर मुझे पेश किया। शुक्रिया, मैं सिगरेट नहीं पीता। इसने सिगरेट सुलगाया। मैंने इसे नॉर्मल अंदाज में बताया कि मेरा बिजनेस ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसे फैलाने का प्रोग्राम बना रहा हूँ। हुब्बाश ने नाक से धुआं निकालते हुए हंसकर कहा, शादी हो गई है, अब तो कारोबार फैलाना ही होगा। नुमाश बोली, मैं भी तो एशकोल की मदद करती हूँ। उज़ान ने तो मेरे टैलेंट को पहचाना ही नहीं। साइदा कहने लगी, उज़ान तुम्हारे लायक नहीं। नुमाश, मैं तो हुब्बाश से अक्सर कहा करती थी कि ये शादी एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी। हुब्बाश ने कहा, मगर नुमाश, तुमने काफ़ी निभा किया उज़ान के साथ। बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। जो शख्स पसंद ना हो, इसके साथ रहना बड़ा मुश्किल होता है। नुमाश ने साइदा का हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोली, मुझे तो तुम लोगों पर रश्क आया करता है। असल शादी तो मोहब्बत की शादी होती है। साइदा ने शरारत से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, चलो अब तो तुम लोगों ने भी मोहब्बत की शादी कर ली, बस अपनी मोहब्बत को हमेशा कायम रखना। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।